कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या जापान, इजराइल और भारत तीनों एक साथ आ सकते हैं? अब ऐसी बातें क्यों होने लगी है? और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि किसी का सबसे बुरा सपना सच साबित हो जाएगा। आखिर क्या हो रहा है ऐसा? नाटो में भी जापान ने एक बड़ी हलचल मचाई, तो वहीं भारत जापान कई चीजों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नाटो में जापान को भी निमंत्रण दिया गया था और साउथ कोरिया को भी निमंत्रण दिया गया था। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसे शेयर किया है मार्को रूबियो ने, और इसमें तीनों ही दिखाई दे रहे हैं, साउथ कोरिया के और मार्को रूबियो, इसके अलावे जापान के मंत्री, और तीनों ने एक ट्राइलेटरल बैठक की इस इलाके की सुरक्षा को लेकर। और जापान का डिस्कशन किस तरीके से हावी था ये ऐसे आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान बड़ा चर्चा में आया है। इस वीडियो को जरा सुनिए। We have an aircraft carrier, which is one of the most beautiful in the world. It's one of the biggest, the Abraham Lincoln. And 2 months ago, we had 100. I told this story yesterday. We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship, and every one of those missiles was knocked down. Pretty much most by pictures, but by other means also, as you know. Yeah. Other less expensive means. It's even better when you do that. But out of the 111 missiles, every one of them was shot down. It didn't hit the ship, and bad things happen, right? When that happens. यहाँ वो ईरान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई और वो कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान। चूंकि जापान को लेकर इस तरीके से डिस्कशन हो रहा है कि उनके दिमाग में भी जापान का नाम बार बार आ रहा था, और कहा जा रहा है कि इस वजह से भी जुबान इनकी फिसल गई और इन्होंने जापान का नाम ले लिया। हालांकि आगे जब वो बात करते हैं तो ये बातें साफ होती है कि जापान ने हमला नहीं किया था, बल्कि ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने ये बातचीत हो रही थी। दरअसल वो बताना चाह रहे थे कि पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम की क्षमता कितनी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 111 मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से, लेकिन उन्होंने जापान नाम ले लिया था। फिर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से उन सब को तबाह कर दिया गया, और सोशल मीडिया पर ये क्लिप बड़ी ही तेजी से वायरल हुई। खैर, जापान को लेकर अमेरिका के भी दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वहीं नाटो में मौजूद जापान ने भी चीन को लेकर बिल्कुल खुलकर बोला। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोजुमी, इन्होंने मार्क रूटे के साथ मुलाकात भी की, जो नाटो के चीफ हैं, और यहाँ पर जब ये भाषण दे रहे थे, इन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा कि चीन अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। उसकी सैन्य गतिविधियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें साफ साफ दिखे कि क्या वो अच्छे के लिए कर रहा है या बुरे के लिए कर रहा है। ये केवल जापान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। फिर उन्होंने यूरोप को भी डराया और कहा कि चाइना और रूस में बहुत ही अच्छी मित्रता है। चाइना रूस को बहुत सारी ऐसी चीजें मुहैया भी करा रहा है जो कि जंग में उसके लिए सहायक बन रहा है। अब नाटो और जापान जब बातचीत कर रहे थे तो दोनों पक्ष कई चीजों पर एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर इन्होंने बात की। पहला कि डिफेंस इंडस्ट्री में नाटो जापान की मदद करेगा, साइबर सुरक्षा के मामले में, इंडो पैसिफिक सुरक्षा के मामले में, सूचना साझा करने के मामले में, नई तकनीकों के मामले में। नाटो और IP4 यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया आपस में समन्वय को मजबूत करेंगे। हालांकि नाटो का जापान के मंत्री को यह आश्वासन देना भारत के लिए भी फायदे की बात है। जापान और नाटो अगर इंडो पैसिफिक में आगे बढ़ते हैं, यानी भारत की नीति का समर्थन कर रहे हैं, भारत भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नीति को चलाता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत पहले से ही क्वाड के सदस्य हैं। यदि नाटो और IP4 के बीच में सहयोग बढ़ता है तो समझ लीजिए कि इंडो पैसिफिक इलाके में चाइना को कंट्रोल करने के लिए समान सोच वाले देश एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या इतना सा काफी है या कुछ और भी चाहिए? अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, इनकी नीतियां सरप्राइज करने वाली हैं। कब न जाने किस तरीके से पेश आ जाएं, क्या कर दें, किसी को कुछ पता नहीं है।
अब ऐसे में चाइना की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। चाइना की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या इजराइल, भारत और जापान साथ आ सकते हैं? यरूशलेम पोस्ट में एक ओपिनियन लेख लिखा गया है जिसमें कहा जा रहा है कि जापान जैसे जैसे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, अपनी सुरक्षा में भी, अपनी विदेश नीति में भी ऐतिहासिक बदलाव कर रहा है और इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए इजराइल को जापान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बहुत गहरा कर देना चाहिए। कई दशकों के बाद पहले तो आर्थिक शक्ति था लेकिन अमेरिका पर काफी ज्यादा निर्भर रहा, लेकिन अब पहली बार रक्षा बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। रक्षा उद्योग और सैन्य टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रहा है जापान। इंडो पैसिफिक में खुलकर बोल रहा है चाइना के खिलाफ। सप्लाई चेन और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मान रहा है। तो यहाँ इस आर्टिकल में कहा गया कि इजराइल के लिए ना जापान उपयोगी हो सकता है और जापान के लिए इजराइल के पास ऐसी ताकतें हैं जैसे मिसाइल डिफेंस, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, खुफिया सहयोग। वहीं जापान भी एडवांस औद्योगिक क्षमता दे सकता है, हाई टेक्नोलॉजी दे सकता है, निवेश कर सकता है, दुनिया के विनिर्माण नेटवर्क में इजराइल का मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि क्या भारत, जापान और इजराइल इन तीनों को साथ आ जाना चाहिए और एक रणनीतिक मंच बना लेना चाहिए। क्रिस विट ये एक राइटर हैं जिन्होंने इस बात को लेकर यरूशलेम पोस्ट में भी लिखा और यहाँ पर भी वो लिख रहे हैं। ये प्रस्ताव क्यों दिया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर ये तीनों देश एक साथ आते हैं तो भारत के पास है विशाल बाजार, हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता और ग्लोबल साउथ में प्रभाव। वहीं जापान के पास है पूंजी, हाई टेक्नोलॉजी, औद्योगिक क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का अनुभव। इजराइल के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, एआई, वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, एग्रीकल्चर में कई सारी नई चीजें और सुरक्षा की टेक्नोलॉजी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ऐसा होता है तो चाइना के लिए क्लास लग जाएगी और चाइना का सबसे बुरा सपना सच साबित हो जाएगा। इंडो पैसिफिक में कंपटीशन बढ़ जाएगा, सप्लाई चेन सुरक्षित बननी शुरू हो जाएगी, समुद्री मार्ग चाइना के लिए टेंशन देना शुरू कर देगा और टेक्नोलॉजी चाइना की नींद उड़ाई, क्योंकि जापान और इजराइल दोनों ही टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे। अभी अगर बात करें तो क्या ऐसा गठबंधन बना है? ऐसा गठबंधन अभी बना नहीं है, लेकिन भारत और जापान के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। तो भारत और इजराइल के बीच रक्षा और टेक्नोलॉजी के संबंध बहुत गहरे हैं। भारत के लिए तो ये सोने पर सुहागे वाली बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगर नहीं भी होता है तो भारत और जापान कई चीजों को एक साथ कर रहे हैं। उनकी नेवी अभी हाल ही में इन्होंने युद्धाभ्यास भी किया है। भारत के सांसद शशि थरूर ने इस बात को कहा भी कि भारत और जापान को साथ आकर नई सदी को लिखना चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा है, जापान भारत में अरबों का निवेश भी कर रहा है और भारत की रणनीति में भी मदद कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन तीन देशों का गठबंधन बनना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।